अगर आप सैलरीड हो या वर्किंग वुमेन हो और सोच रहे हो क्या मेरा 500 रुपए का एसआईपी काफ़ी है, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं या मैं मेरे पैसे को कैसे बढ़ाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये नेक्स्ट लेवल है जहां पे हम सिर्फ पैसे को मैनेज करना ही नहीं, उसको कैसे बढ़ाया जाए ये हम सीखेंगे। याद है पिछले वीडियो में हमने सीखा था फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। वो जो छोटा सा बीज हमने बोया था उसको बड़ा करने का समय आ गया है। वैसे भी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह से रुपया रुपया जोड़ करके पैसा बड़ा बनता है। हाँ, लेकिन आपके पास एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीकों की। सबसे पहला स्टेप है पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि केवल बचत करना ही काफी नहीं है, हमको उसको काम पे भी लगाना पड़ेगा ताकि वो ग्रो हो सके। एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आपके फाइनेंशियल लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट, जिसके हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अपने पैसे को कहां और कैसे निवेश करें। टैक्स प्लानिंग, आपका जो टैक्स सरकार लेती है उसको कैसे बचाया जा सके या कैसे कम किया जा सके। रिटायरमेंट प्लानिंग, बुढ़ापा आपका टेंशन फ्री कटे। और साथ ही हम सीखेंगे इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट, आपके जीवन को कैसे सिक्योर किया जा सके और पीस ऑफ माइंड आपको दिया जा सके। और आखिरी में हम देखेंगे एस्टेट प्लानिंग, यानी कि अपने बाद अपनी मेहनत का पैसा सही हाथों में जाए। रेडी हो इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और एक्साइटिंग पार्ट है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पैसे को काम पे लगाना, पैसे से पैसा कमाना, पैसे से पैसा बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है? सबसे पहला अपने गोल्स को समझना कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो किस लिए है। घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग है या बच्चों की एजुकेशन है। दूसरा, आपका अपना रिस्क लेवल समझना कि आप कितने रिस्क ले सकते हो, कम या ज्यादा, और सही इन्वेस्टमेंट चुनना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। स्टॉक्स या शेयर्स, इसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अंदर आप कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। कंपनी अच्छा करेगी तो आपको फायदा होगा, कंपनी नुकसान करेगी तो आपको भी नुकसान होगा। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे हम क्रिकेट के अंदर जब कभी प्लेयर खेलता है तो कभी छक्के लगाता है तो कभी आउट भी हो जाता है। रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। बॉन्ड्स, आप सरकार या बड़ी कंपनीज को लोन देते हो, वो इसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करती हैं, और ये तरीका सेफ है एफडी की तरह, बट स्लो है। म्यूचुअल फंड्स, ये एक बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि कई सारे शेयर खरीदे जाते हैं जो पैसा आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, एफडी में, बॉन्ड्स में इसको इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रो करते हैं। इसमें रिस्क स्टॉक्स यानी कि डायरेक्ट शेयर खरीदने से थोड़ा कम होता है, और यदि आप एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हर महीने या हर वीक पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिस्क और बैलेंस हो जाती है और कम हो जाती है। और आजकल तो इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है। एंजल वन, जीरोधा, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, बस एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज पर इनको खरीदा या बेचा जा सकता है। पर हाँ, इनके अंदर जो खर्चा है, जो चार्जेस हैं, वो म्यूचुअल फंड से कम होते हैं। और यदि हम गोल से रिलेट करें इनको, यदि आपके पास आपका शॉर्ट टर्म गोल है, यानी कि आप वेकेशन प्लान कर रहे हो 1 साल के अंदर, तो आपको सेफ निवेश करना चाहिए। बॉन्ड्स हो सकते हैं या एफडी हो सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आपको 10 साल बाद घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स यानी कि डायरेक्ट शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी और लंबा समय आप ले रहे हो तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि हम रिस्क कितनी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसी के हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा हम कौन सा तरीका अपनाएंगे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। दूसरा सेगमेंट है टैक्स प्लानिंग एंड एफिशिएंसी, यानी कि अपने पैसे को सरकारी चोरों से बचाना। मतलब सरकारी चोर नहीं है लेकिन हमारा टैक्स तो खा ही रहे हैं ना। तो सैलरीड आदमी की सबसे बड़ी समस्या होती है कि टैक्स कैसे ना कैसे कम किया जाए, कैसे टैक्स को बचाया जाए। तो आपको समझदारी से उस टैक्स को बचाना है, वो भी लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। अब हमारे देश में टैक्स बचाने के लिए कई सारी स्कीम्स हैं, कई तरीके हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो पैसा आप जमा करते हो पीपीएफ में, उससे आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। इसका जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, और मैच्योरिटी के बाद जब पैसे को आप निकालते हो वो भी टैक्स फ्री है। इसको आप 80C सेक्शन के तहत छूट ले सकते हो। ये एक तरह से आपके लिए इमरजेंसी फंड का भी काम करता है।
दूसरा ऑप्शन है ELSS म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं और इनका पैसा शेयर्स में लगता है, जैसा कि पहले हमने देखा। हाँ, लेकिन 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल से पहले आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है और ATC के अंदर आप इसकी छूट ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो उसके प्रीमियम पर आपको टैक्स में छूट मिलती है और साथ ही आपकी फैमिली टेंशन फ्री रहती है, आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है 50,000 रुपए की और साथ ही रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो जाती है और रिटर्न भी ठीक मिलता है, रिस्क भी कम है यदि इसको हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। और क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? ATC के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकते हो। इसके अंदर आपका EPF, PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS और होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ये इसके अंदर शामिल होता है। दूसरा है ATD, इसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपने प्रीमियम भरा है उसका आप क्लेम ले सकते हो। 25 से 50,000 रुपए तक का आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तीसरा है ATCCD1B यानी कि NPS, इसमें आप 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि ATC में 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो और इसके अंदर 50,000 रुपये और आप ले सकते हो, यानी कि टोटल यदि आपने ATC और NPS भी किया तो 2 लाख रुपए तक का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। आपको अपना टैक्स ब्रैकेट देखना पड़ेगा, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, बाकी और इनकम कितनी है। उसको देखने के बाद आपको ये समझना है कि क्या क्या आपके तरीके हैं जिससे टैक्स बच सकता है, जैसे ATC, ATD, ATCCD1B यानी कि EPF, PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS, NPS, ये सब और होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करते हैं, उनको कंपेयर करके आप अपने टैक्स को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और एफिशिएंटली बचा भी सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि बुढ़ापे की टेंशन खत्म। अब तक हमने जो बात करी है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग है रिटायरमेंट की प्लानिंग। क्या आपने सोचा है कि 60 साल के बाद आपका जीवन किस तरह से चलेगा? क्या आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे? आपके खर्चे और आपकी इनकम में बैलेंस रहेगा? क्या आप आज़ादी से घूम पाएंगे, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर पाएंगे? आजकल लोग ज़्यादा जीते हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, लेकिन हमारी जो पेंशन, सरकारी पेंशन है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमें भी अपना पूरा हिसाब रखना है पेंशन का और हम एडिशनल तरीके अपना सकते हैं, चाहे हम NPS करें, म्यूचुअल फंड में करें, शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो भी काउंटर होगी और आपका जो खर्चा है वो भी बड़े मौज में चलेगा। अब देखते हैं रिटायरमेंट सेविंग व्हीकल कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे फंड जमा करने में मदद करेंगे। सबसे पहला है EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो भी आपको सैलरी आती है उसमें से कुछ हिस्सा आपका एम्प्लॉयर काट लेता है और EPF में जमा कर देता है और ये पैसा जब आप रिटायर होते हो तो ये पैसा आपको 2 फॉर्म में मिलता है, लमसम पैसा प्लस उसकी पेंशन पर मंथ आपको मिलने लगती है। PPF और NPS। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे आप अलग से पैसा जमा करते हो और इस स्कीम के तहत जिसमें कि 15 साल का लॉक इन रहता है, आप लंबे समय तक और भी रख सकते हो। सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और धीरे धीरे जब तक आप रिटायर होते हो एक अच्छा पैसा जमा हो जाता है। और जैसा कि साथ में कहा NPS यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, जहाँ पे आप टैक्स एग्जेम्पशन भी एक्स्ट्रा लेते हो और आपको इसके अंदर रिटर्न भी FD या PPF या GPF से ज़्यादा मिलता है, लगभग 12% के आसपास मिल जाता है। दूसरा तरीका है इक्विटीज़, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, अच्छा पैसा बनता है, रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो तो आपके पास समय बहुत लंबा है, तो आपके रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके रिटायरमेंट के फंड के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा करने के लिए। FDs और एन्युटी प्लान, जब आप रिटायरमेंट के करीब हो तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट चूज करने चाहिए जिसके अंदर रिस्क कम हो, जैसे कि FD हो सकती है, एन्युटीज प्लान होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, वो आपके काम में आएंगे। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक याद रखना है, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा बनेगा। चाहे आप 1000 रुपये से शुरू करो, 30 साल में वो लाख रुपए भी बन सकता है। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना पैसा बढ़ेगा। एक चीज़ और भी है, वक्त के साथ प्लान बदलता है और उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। तो कुछ समय के बाद उसको ज़रूर आपको रिव्यू करना है कि जो आपने तैयारी करी है वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपका सुरक्षा कवच। हमारा जीवन
हमारा जीवन अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं मृत्यु तो अटल है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफ को इंश्योर करना है, हमें अपना इंश्योरेंस लेना है, ताकि हमारे जाने के बाद यदि गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो जो फैमिली है, जो डिपेंडेंट है, वो परेशान ना हो, उनके खर्चे और उनको जीवन चलाने में आसानी रहे। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देता है। तो इसमें 3-4 तरह के इंश्योरेंस है, जैसा भी हमने बात करी लाइफ इंश्योरेंस की, और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वेल एंड गुड, किसी कंपनी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रखा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको अपनी कैपेसिटी में हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी कुछ बड़ी बीमारी हुई गलती से, तो आपकी जितनी भी सेविंग है ना, वो सारी उसमें चली जाएंगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के साथ में। और आप साथ ही डिसेबिलिटी कवर या क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हो, यानी कि कुछ समय के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हो, कमा नहीं पा रहे हो, तो वो भी कवर करती है इंश्योरेंस कंपनीज। या क्रिटिकल इलनेस, आपको कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप जॉब ना कर पाओ, उस केस में भी आपको कवर मिल जाएगा। और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। घर है, फैक्ट्री है या और कोई प्रेमाइस है, तो उसको भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो अगेंस्ट, चाहे आग लग जाए या फ्लड आ जाए, कुछ ऐसी भी चीज़ हो जाए तो। एस्टेट प्लानिंग एंड रिव्यू। एस्टेट प्लानिंग यानी कि आपके बाद का प्लान। क्योंकि हमने कहा कि मृत्यु अटल है, तो हमारे बाद हमारे पैसे का क्या होगा, हमने जो मेहनत की कमाई की है वो सही हाथों में जाएगी कि नहीं जाएगी, जो हम करना चाहते हैं हमारी इच्छा से जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको एस्टेट प्लानिंग करना। यानी कि आपको अपनी विल लिखना है, वसीयत लिखना कि आप आपके जाने के बाद क्या, कौन सा पैसा या कौन सा असेट या कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जानी है। आप विल लिख के जाओगे तो परिवार में झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइडेड रहेगा। दूसरा है नॉमिनी, यानी कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स हैं, शेयर के अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं, सब में नॉमिनी क्लियर होना चाहिए। नॉमिनी रहेगा तो आपके जाने के बाद वो पैसा आपके नॉमिनी को आसानी से मिल जाएगा। और यदि नॉमिनी नहीं है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, एफिडेविट लेना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बड़ा झंझट रहेगा। तो अच्छा है अपनी विल लिखो और अपने सारे अकाउंट्स के अंदर नॉमिनी जरूर देना है। अब चाहे आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एस्टेट प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपका पैसा सही हाथों में जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज़, सब कुछ हमने प्लान किया, सब कुछ किया, तो एक चीज़ और रहती है, वो है रिव्यू। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान का जो आपने बनाया है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, उसको रिव्यू करना है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। मंथली में आप देख सकते हो आपके कितने इनकम आ रही है, कितने खर्चे आ रहे हैं, उनका क्या सिस्टम चल रहा है, उनको चेक कर सकते हो, कहीं कम ज़्यादा करना है, कहीं खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। क्वार्टरली रिव्यू आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपने जो रिटायरमेंट प्लान्स लिए हैं या आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चल रही है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। क्वार्टरली कर लो, चाहे हाफ ईयरली कर लो। और आखिर में आता है एनुअल रिव्यू, जिसके अंदर आप ओवरऑल अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करते हो, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिस तरह से हम अपना हेल्थ का रेगुलर चेकअप करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने फाइनेंशियल हेल्थ का भी चेकअप करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने सारी एडवांस प्लानिंग कर ली है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसा हमको टैक्स बचाना है, कैसे हमको इंश्योरेंस लेने हैं, अपने आप को कवर करना है, हमको अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी है, विल लिखना है, नॉमिनीज करने हैं, और अपने पैसे को किस तरह से ओवरऑल संभालना है। ये सब हम करने के बाद हम बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारे टूल आ चुके हैं पैसे को बढ़ाने के लिए। याद रखो, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में है, बस आपके पास सही टूल होने चाहिए, सही प्लानिंग होनी चाहिए और उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ये नॉलेज उन तक भी जानी चाहिए, क्योंकि सारा पैसा आप भी बना लोगे तो दूसरे क्या करेंगे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, निवेशित भारत, विकसित भारत।